कि मैंने एक इंसानी बच्ची को अपनाया था। सभी ज़ॉम्बीज मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं कितना बेवकूफ हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची दरअसल ह्यूमन रेस की एम्प्रेस का रीबर्थ थी। अपने पिछले जीवन में उसने चारों दिशाओं में युद्ध लड़े थे, अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स झेली थी, काउंटलेस दूसरी रेसेस के शक्तिशाली वॉरियर्स को मार गिराया था। लेकिन आखिर में डू जी क्लैन की गंदी स्नीक अटैक की वजह से स्टारी स्काई इंसेक्ट रेस की मदर क्वीन के हाथों मारी गई। अब उसका रीबर्थ 50 साल पहले अपोकलिप्स की शुरुआत में हुआ था, लेकिन इस बार वह एक छोटी बच्ची बनकर लौटी थी। उधर मैं जैसे ही इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हुआ, तुरंत ज़ॉम्बीज के हमले का शिकार हो गया और आखिरकार खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया। अच्छी बात बस इतनी थी कि मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस बची रही। पिछले 1 महीने से मैं सुपरमार्केट के फ्रिज में मिली फ्रोजन मीट खाकर जिंदा था, लेकिन अब वह मीट भी सड़ने लगी थी। भले ही ज़ॉम्बीज सड़ा हुआ मीट खाते हों, लेकिन ह्यूमन माइंड होने की वजह से मैं उसे नहीं खा सकता था। मजबूरी में मैंने खुद को एक साधारण ज़ॉम्बी की तरह डिस्गाइज किया और खाने की तलाश में बाहर निकल पड़ा। तभी एक घर के किचन में जाने ही वाला था कि अचानक बगल वाले कमरे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का कमरा बेहद आरामदायक और साफ सुथरा था, जो बाहर हॉल में फैले खून के धब्बों से बिल्कुल उल्टा था। बिस्तर पर करीब 6-7 महीने की एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी। लगता था उसके माता पिता ने अपनी आखिरी सांसों में बेडरूम का दरवाजा बंद करके उसे बचाने की कोशिश की थी। उसी समय यून रुओक्सुए पूरी तरह निराश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसे रीबर्थ मिला था, लेकिन सबसे पहले अपने माता पिता की जगह उसने एक ज़ॉम्बी को देखा। वह पहले से ही काफी देर से भूखी थी, ऊपर से इस वक्त का भयानक डर, हंगर और फियर दोनों के असर से वह बेहोश हो गई। उस छोटी बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। वह सिर्फ 5-6 महीने की थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। किसी वजह से मुझे उससे अपनापन महसूस हुआ। हम दोनों ही बिना वजह इस दुनिया में आ गए थे और बदकिस्मती से अपोकलिप्स का शिकार बने थे। मेरी आंखों के सामने अचानक आई यह नई जिंदगी अंधेरे में चमकती एक उम्मीद जैसी लगी, जिसने मुझे जीने का नया मकसद दे दिया। इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस छोटी बच्ची को पालूंगा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भूख की वजह से बेहोश हो चुकी है और कमरे में रखा मिल्क पाउडर का डिब्बा भी पूरी तरह खाली था। मैंने फैसला किया कि बाहर जाकर मिल्क पाउडर ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, बच्ची को अंदर सुरक्षित रखा और दरवाजे के सामने सोफा लगाकर ज़ॉम्बीज के अंदर आने का रास्ता रोक दिया। किचन में काफी तलाश करने के बाद भी कुछ काम का नहीं मिला, इसलिए मुझे ऊपर की मंजिलों पर जाना पड़ा। तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में सूखे हुए काले भूरे खून के निशान फैले हुए थे। जमीन पर पहचान में न आने वाले बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े थे। बिल्डिंग का मेन डोर खुला होने के बावजूद वहां इतनी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। कॉरिडोर में कई अधूरे शरीर वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे थे, लेकिन अब मैं इन सब का आदी हो चुका था और चुपचाप घरों की सर्च करता रहा। लगातार कई किचन खंगालने के बाद भी मुझे मिल्क पाउडर नहीं मिला, सिर्फ थोड़ा सा पूरी तरह न सड़ा हुआ रॉ मीट मिला। आखिर जब मैं 5वीं मंजिल के एक घर में पहुंचा तो वहां की महिला ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने अपने ही बच्चे को खा लिया था। मैं कुछ पल के लिए खामोश हो गया। अगर वह छोटी बच्ची भी बेडरूम में बंद न होती तो शायद उसका अंजाम भी यही होता। आखिरकार खुले हुए मिल्क पाउडर के 2 डिब्बे और करीब 2 किलो ऐसा रॉ मीट ढूंढ लिया जो अभी तक पूरी तरह सड़ा नहीं था। यून रुओक्सुए बेहोशी में ही महसूस कर रही थी कि उसके मुंह में दूध डाला जा रहा है। उसने इंस्टिंक्ट से दूध पीना शुरू किया। एनर्जी मिलने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन उसने देखा कि वह मरी नहीं थी, बल्कि एक ज़ॉम्बी बिल्कुल नैनी की तरह चम्मच से उसे दूध पिला रहा था। अपने पिछले जीवन की यादों में उसने हमेशा ज़ॉम्बीज को सिर्फ खून के प्यासे मॉन्स्टर्स के रूप में देखा था। उसने तो खुद भी अपने ज़ॉम्बी बन चुके साथियों को खत्म किया था। उसके मन में ख्याल आया, क्या यह ज़ॉम्बी मुझे बड़ा करके बाद में खा जाएगा? मुझे नहीं पता वह छोटी बच्ची क्या सोच रही थी, लेकिन उसे दोबारा आंखें खोलते देखकर मैंने राहत की सांस ली। हालांकि वह काफी समय से भूखी थी, इसलिए एक कटोरी मिल्क पाउडर पिलाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। मैं आदत से उसे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी याद आया कि मैं ज़ॉम्बी हूँ। जैसे ही बोलने की कोशिश की, मेरे मुंह से सिर्फ एक धीमी गुर्राहट निकली। मैं चुप हो गया और बिना कुछ बोले लगातार 3 कटोरी मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया, तब जाकर उसका पेट भरा। मैंने मन ही मन सोचा कि बच्चे को पालना सच में आसान नहीं है। अब से मुझे ज्यादा मिल्क पाउडर जमा करना होगा। अच्छी बात यह थी कि मिल्क पाउडर लंबे समय तक खराब नहीं होता। पेट भरने के बाद यून रुओक्सुए आराम से बेबी क्रिब में लेट गई। उसे यह सब बेहद अजीब लग रहा था। मेरे शरीर से निकलने वाली ऑरा साफ बता रही थी कि मैं अभी अभी ज़ॉम्बी बना था और सिर्फ एक बेहद कमजोर फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी था। इतने लो लेवल का ज़ॉम्बी किसी भी हालत में इंटेलिजेंस नहीं रख सकता था, इसलिए वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो रहा है। लेकिन पिछले जीवन में अनगिनत लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़ चुकी एम्प्रेस होने के कारण वह धीरे धीरे शांत हो गई। उसके मन में डर अभी भी था, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह ज़ॉम्बी सच में उसे खाना चाहता भी है तो कम से कम वह भूखी नहीं मरेगी। कई दिनों की भूख और डर से उसके नर्व्स पूरी तरह तनाव में थे, लेकिन अब राहत मिलने पर वह गहरी नींद में सो गई। मैं उस छोटी बच्ची का सोता हुआ चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। इस दुनिया में आने के बाद पहली बार मुझे शांति और सुकून महसूस हुआ, लेकिन कुछ महीनों की बच्ची को यहाँ अकेला छोड़ देना मतलब उसकी मौत तय थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। ये 7 मंजिला पुरानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी। दूसरी मंजिल बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी, जबकि 7वीं मंजिल सबसे ऊपर होने की वजह से काफी सुरक्षित थी। शायद बिल्डिंग पुरानी होने के कारण यहाँ ज़ॉम्बीज ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो थे वे बेहद भूखे थे। मैं उस छोटी बच्ची को लेकर खुलेआम घूमने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्रोबार उठाया और रास्ते में मिलने वाले ज़ॉम्बीज को पीछे से चुपचाप खत्म करता गया। 7वीं मंजिल पर पहुंचकर मैंने उसे सुरक्षित रखा, फिर खुद नहाया और साफ कपड़े पहन ली। अब शरीर पर मौजूद घावों के निशान छोड़ दें तो मैं लगभग एक
सामान्य इंसान जैसा ही दिखा था। सबसे बड़ी खुशी यह थी कि इस घर में मुझे बेबी प्रोडक्ट्स भी काफी मात्रा में मिल गए। शायद एपोकलिप्स शुरू होने पर यहाँ रहने वाला परिवार जल्दबाजी में सब छोड़कर भाग गया था। मैंने यह भी महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार घूमने फिरने की वजह से ज़ॉम्बी बनने के बाद जो मेरा शरीर बेहद अकड़ा हुआ था, अब वह काफी फ्लेक्सिबल हो गया था। मैं कुछ आसान ह्यूमन मूवमेंट्स भी करने लगा था। हालांकि मुझे इस बात पर हैरानी हुई, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान यून रुओक्सुए पर था। जब मैं डायपर लेकर उसे बदलने जा रहा था, तभी यून रुओक्सुए के दिमाग में एक चौंकाने वाला ख्याल आया। पहले उसे सिर्फ इस बात पर हैरानी थी कि मैं उसे खाना खिला रहा हूँ, लेकिन अब जब उसने मुझे डायपर बदलने की तैयारी करते देखा तो उसे पूरा यकीन हो गया कि मैंने अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस संभाल कर रखी है। उसने हमारी पहली मुलाकात को याद किया। उसे याद आया कि मैंने डोर हैंडल घुमाया था, क्रोबार से दरवाजा खोला था, मिल्क पाउडर बनाकर उसे पिलाया था। यह सब किसी सामान्य फर्स्ट स्टेज ज़ॉम्बी के इंस्टिंक्ट नहीं हो सकते थे। अब उसे पूरा भरोसा हो गया कि मेरे अंदर अभी भी इंसानी चेतना मौजूद है और वही मेरी ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी इंस्टिंक्ट को दबा रही है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। उसे एहसास हुआ कि मैं किसी भी तरह से महिला नहीं बल्कि एक पुरुष ज़ॉम्बी हूँ। उसने शर्माते हुए सोचा कि उसकी सारी इज्जत तो डायपर बदलते समय ही चली जाएगी, लेकिन कुछ ही पल बाद उसने खुद को समझा लिया। आखिर उसे दोबारा जिंदगी मिली थी और उसकी जान भी इसी ज़ॉम्बी ने बचाई थी। इतनी छोटी बात पर नाराज होना ठीक नहीं था। उसने मुझे अपने अकड़े हुए हाथों से बड़ी मुश्किल से उसका डायपर बदलते देखा। उसके मन में एक साथ दुख और अपनापन दोनों पैदा हुए। उसने कल्पना की कि शायद कभी मेरा भी एक खुशहाल परिवार रहा होगा, लेकिन एपोकलिप्स ने सब कुछ छीन लिया और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। किसी भी दुनिया का न रह पाने वाला यह अकेलापन उसके दिल के सबसे नरम हिस्से को छू गया। उसी पल उसने मुझे अपने ज़ॉम्बी पापा के रूप में स्वीकार कर लिया। नया घर ठीक करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे अपने और छोटी बच्ची दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना जमा करना होगा। दिन में बाहर निकलना सर्वाइवर्स को शक में डाल सकता था और हमारी पहचान खुल सकती थी, इसलिए मैंने रात को बाहर जाने का फैसला किया। निकलने से पहले मैंने सिर्फ बेडरूम का दरवाजा ही बंद नहीं किया, बल्कि स्टेयरकेस के सामने बड़ी अलमारी भी लगा दी ताकि कोई ज़ॉम्बी या इंसान ऊपर ना आ सके। मैं सप्लाईज ढूंढने निकला। आसपास के रेजिडेंशियल एरिया में हर घर में थोड़ा थोड़ा सामान बचा था। धीरे धीरे काफी फूड जमा हो गया। हाइकिंग बैग भरने के बाद मैं बड़ी मात्रा में मिल्क पाउडर उठाकर अंधेरे में आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने ऊपर देखा तो आसमान में चमकता चांद पूरी तरह ब्लड रेड हो चुका था। उसी समय यून रुओक्सुए की नींद खुली। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह आराम से डायपर गीला करने ही वाली थी कि खिड़की से बाहर ब्लड मून दिखाई दिया। उसने तुरंत समझ लिया कि अब पूरी दुनिया के एवोल्यूशन का दौर शुरू होने वाला है। मुझे भी ब्लड मून देखकर हैरानी हुई, लेकिन यह ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की दुनिया थी और मैंने साइंस फिक्शन मूवीज में ऐसा सीन पहले देखा था, इसलिए मैंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया और सोचा कि एपोकलिप्स में ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं लगातार सप्लाईज उठाकर घर पहुंचाता रहा। मैंने सिर्फ फूड ही नहीं बल्कि बुक्स तक उठानी शुरू कर दी। लेकिन चौथी बार सामान उठाते समय अचानक मेरे शरीर में अजीब बदलाव होने लगे। मेरे बर्फ जैसे ठंडे शरीर के अंदर अचानक जलती हुई गर्मी फैलने लगी। यह एहसास मेरे लिए अजनबी भी था और परिचित भी, जैसे मैं दोबारा इंसान बन रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे दिमाग में असहनीय खुजली और दर्द शुरू हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरा ब्रेन फट जाएगा। मुझे लगा कि शायद मेरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस खत्म होने वाली है और मैं हमेशा के लिए सिर्फ ब्लड थर्स्टी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। मैं बुरी तरह घबरा गया। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ब्लड मून की रोशनी में बाकी ज़ॉम्बीज भी उसी बदलाव से गुजर रहे थे। दूसरी तरफ मूनलाइट में नहाए सर्वाइवर्स के शरीर भी गर्म होने लगे। उनके शरीर में ब्लड फ्लो तेज हो गया, बोन्स मजबूत होने लगी और बेडरूम में मौजूद यून रुओक्सुए भी ब्लड मून की लाल रोशनी से घिर गई। उसका छोटा सा शरीर कांपने लगा और पूरे शरीर में तेज गर्मी फैल गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन आखिरकार मुझे होश आया। आसपास सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जैसे ही मैं चला मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा एजाइल हो चुका है। अब मैं पहले जैसा अकड़ा हुआ ज़ॉम्बी नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरे शरीर पर फैली काली नसें हल्की पड़ चुकी थीं, सिर पर दोबारा बाल उग आए थे और सड़क पर घूमने वाले बाकी ज़ॉम्बीज भी पहले जितने डरावने नहीं दिख रहे थे। उनमें अब थोड़ी बहुत इंसानों जैसी शक्ल दिखाई देने लगी थी। मेरे मन में उम्मीद जगी कि यह दुनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। तभी एक ज़ॉम्बी के पास से गुजरते समय मुझे अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे और उस ज़ॉम्बी के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मुझे भ्रम हो रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक स्पेशल एबिलिटी जाग चुकी है। मैं अपनी सोच उस धागे के जरिए ज़ॉम्बी के दिमाग तक भेज सकता था और उसे पपेट की तरह कंट्रोल कर सकता था। मैंने ध्यान लगाकर कोशिश की तो ज़ॉम्बी से मेरा कनेक्शन और मजबूत हो गया और मैं उससे मुश्किल मूवमेंट्स भी